तो खैर उसको छोड़िए, उस विषय को रहने दीजिए। अब अगला मुद्दा हमारा ये है कि हम वर्ल्ड वॉर 1 से लेकर वर्ल्ड वॉर 2 के बीच के इवेंट्स को देखते हैं, और उसके इवेंट को जब देखते हैं तो दो विश्व युद्धों के बीच का काल, दो विश्व युद्धों के बीच का काल। सबसे पहला पॉइंट कि इसमें हम देखते हैं कि एक तो पेरिस पीस ट्रीटी का पीरियड आया, उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि एक होगा फ्रेंच असुरक्षा, उसके बाद होगा जर्मनी की दोहरी प्रतिक्रिया, और जर्मनी की दोहरी प्रतिक्रिया और जर्मनी की दोहरी प्रतिक्रिया और विश्व मंदी, आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी, जर्मनी की दोहरी प्रतिक्रिया और आर्थिक मंदी। उसके बाद फिर अगला पॉइंट है जर्मनी का, जर्मनी छोड़ दीजिए, इटली एवं जापान की प्रतिक्रिया, इटली एवं जापान की प्रतिक्रिया। इसके बाद फिर अगला पॉइंट है इसके बाद फिर अगला पॉइंट है कि यूएसएसआर की क्रांति और अविश्वास, यूएसएसआर की क्रांति और अविश्वास। इसके बाद फिर इसके बाद फिर
अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है कि इंग्लैंड एंड फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति। इंग्लैंड और फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति। और फिर अगला पॉइंट है रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस। रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस। रोम बर्लिन टोक्यो, रोम बर्लिन और टोक्यो की धुरी, जिसमें कि जर्मनी इटली और जापान का गठजोड़ बनता है। फिर राइज ऑफ हिटलर एवं उसकी आक्रामक विदेश नीति। उसकी आक्रामक विदेश नीति और द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध, उसकी आक्रामक विदेश नीति और द्वितीय विश्व युद्ध। बस इतनी बातें हो गई। अब हम इस विषय को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो हम पेरिस पीस ट्रीटी के अंतर्गत जो एक छोटा सा हिस्सा है वह करना शुरू करते हैं, और वह है वर्साई की संधि। वर्साई की संधि। वर्साई की संधि के तहत हम ये देखते हैं कि हमारा मुद्दा क्या है। एक मुद्दा है वर्साई की संधि के तहत कि जर्मनी की मर्जी जाने बिना उस पर आरोपित जर्मनी की मर्जी जाने बिना उस पर आरोपित है। तो आरोपित की बात मैंने ऑलरेडी समझा रखा था, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।
इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट कि जर्मनी का साम्राज्य ले लिया गया। ले लिया गया। इसके बाद जर्मनी का यूरोपीय क्षेत्र लेकर कई देशों को दिया गया। कई देशों को दिया गया। फिर जर्मनी की सेना की संख्या सेना की संख्या 1 लाख और खतरनाक हथियार की मनाही। खतरनाक हथियार की मनाही। इसके बाद फिर जर्मनी में जर्मनी में जर्मनी में जर्मनी के राइनलैंड के क्षेत्र को निशस्त्र रखने का निर्देश निशस्त्र रखने का निर्देश। फिर जर्मनी को युद्ध का दोषी बताया और उस पर हर्जाना थोपा गया। निशा, तो फिर क्लास के बाद कॉल कर लेना कभी। अब क्लास में क्या बताऊं, क्लास के बाद बात कर लेना। तो जर्मनी को युद्ध का दोषी बताया और उस पर हर्जाना। उसके बाद फिर अगला पॉइंट है कि जर्मनी को लीग ऑफ नेशंस से बाहर रखा।
जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से बाहर रखा। तो ये कुल मिलाकर 7 पॉइंट्स हैं। अब इन 7 पॉइंट्स के बीच से चल के चीजों को देखो तो कहानी ये समझ में आती है कि यह संधि प्रतिशोध की थी और स्वार्थ की थी। सिर्फ प्रतिशोध की भावना नहीं है, लेकिन प्रतिशोध की भावना भी है। और सिर्फ प्रतिशोध की भावना नहीं है तो और कौन सी भावना है? तो स्वार्थ की भावना है कि हम जीते हैं तो मौका है तो हम एक तो युद्ध में जो क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति करवा लें, और ऊपर से हम ये भी करवा लें कि जितना ज़्यादा मौका मिले हम दुनिया में अपने प्रभुत्व की स्थापना कर लें। तो ये मैंने कल जो बतवाया था ना कि कहते हैं कि संधि होती है जो दोनों को सुने, दोनों को थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए परसुएट किया जाए कि 2 कदम तुम आगे बढ़ो, 2 कदम हम आगे बढ़ें, तुम्हारा भी आइडियल पोजीशन नहीं होगा, हमारा भी आइडियल पोजीशन नहीं होगा, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि शांति तुम्हारे लिए भी सही है, हमारे लिए भी सही है। इसमें विन विन होता है, मतलब यू विन आई लूज, आई लूज यू विन, आई विन यू लूज, इस तरह की बातें नहीं होती है। इसमें ये कोशिश होती है कि आइडियल सिचुएशन किसी को नहीं मिलता है और कोई पूरे तौर पर डिफीटेड नहीं होता है। क्योंकि यदि कोई डिफीटेड होगा तो डिफीट को एक्सेप्ट कोई तभी करता है जब परिस्थिति उसकी ऐसी होती है, और जब परिस्थिति बदल जाती है तो फिर डिफीट को वह डिफाई करता है और वो विक्ट्री की ओर जा सकता है। तो संधि तो उसी को कहते हैं कि जिसमें आइडियल किसी के लिए नहीं होता, लेकिन किसी की हार किसी की जीत भी नहीं होती उसमें। और इस तरह से 2 कदम तुम आगे बढ़ो, 2 कदम हम आगे बढ़ें के रास्ते से एक मध्यम मार्ग निकल कर आता है, जिस रास्ते चलते हुए हम युद्ध के कारण का त्याग करते हैं और संधि का विकल्प चुनते हैं, जिसके रास्ते हम शांति की ओर बढ़ेंगे, शांति से समृद्धि की ओर बढ़ेंगे, समृद्धि से हम लोगों के हित को साधने में सफल होंगे और देशों के बीच में सौहार्द की प्राप्ति कर पाएंगे। तो इस तरीके से देखो तो शांति में समृद्धि और सौहार्द का एक ट्रेंगल निहित होता है। लेकिन हुआ क्या है? तो हुआ यह है कि एक जुडिशियल अथॉरिटी के तौर पर एक जजमेंट पेश किया गया है। इसके लिए मैंने कहा कि जर्मनी की मर्जी को जाना ही नहीं गया, उसके पक्ष को सुना ही नहीं गया। जर्मनी के प्रतिनिधि ने कहा था कि हम तो ये सोचकर संधि करने आए थे कि वुडरो विल्सन के 14 सूत्रीय फॉर्मूला के आधार पर संधि की जाएगी, लेकिन इसमें तो 14 सूत्रीय फॉर्मूला का कहीं कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है, तो मैं इस संधि पत्र से सहमत नहीं हूं। तो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने उनको धमकी दिया कि तुमको इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा, यदि नहीं करोगे तो हम तुमसे यही हस्ताक्षर बर्लिन में करवा लेंगे। बर्लिन में करवाने का मतलब हुआ कि तुमको हमारे हमले का शिकार होना पड़ेगा। तो डर के मारे उसने साइन कर दिया, क्योंकि उस समय जर्मनी लड़ सकने की स्थिति में ही नहीं था। लेकिन जब आज लड़ सकने की स्थिति में नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हार की स्थिति में विवशता के कारण अपने लिए हानिकर और अपमानजनक संधि पत्र के ऊपर हस्ताक्षर किया गया। लेकिन तब ये परिस्थितियां तो अस्थायी नहीं होती। जिस दिन परिस्थिति बदल गई उस दिन मामला बिखर गया, जिस दिन परिस्थिति बिखर गई बदल गई उस दिन मामला बदल गया।
सर आप सीख नहीं रहे, क्या मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं? तो अब मामला यह है कि हाँ हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने ये बताया कि जर्मनी की मर्जी के बिना ये काम किया गया और जर्मनी की मर्जी के बिना किया गया, और इसी में मैंने बताया था कि एक आंख में क्रोध की ज्वाला है और एक आंख में स्वार्थ का भाव है, माने प्रतिशोध भी है और स्वार्थ भी है। तब इस संधि के नेचर को लेकर तो कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, आपने ये सारी बातें समझ लिया है। यदि इसके अंतर्गत कोई क्वेश्चन पूछने का हो तो पूछ लीजिएगा, पॉइंट्स में क्या एक्सप्लेन करूं, बेसिक्स बातें हैं। तो बात यह है कि वर्साय की संधि, वर्साय की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीज निहित था। नो इश्यूज बेटा, नो इश्यूज। वर्साय की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीज निहित था। वर्साय की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीज निहित था। वर्साय की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीज निहित था। अब अगला मुद्दा है कि हम इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे। तो आंसर लिखेंगे तो पहले संधि का प्रस्ताव बता देंगे, संधि का प्रस्ताव बता देंगे। प्रस्ताव बताने के बाद फिर कहेंगे कि इसके कारण जर्मनी में प्रतिक्रिया हुई, जिससे हिटलर का आगमन हुआ, जिससे हिटलर का आगमन हुआ, जिससे हिटलर का आगमन हुआ और फिर उसकी आक्रामक विदेश नीति, उसकी आक्रामक विदेश नीति से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। उसकी आक्रामक विदेश नीति से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। फिर यह कि तो अगला पॉइंट है कि किंतु
किंतु सिक्के का दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू भी है। सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वो क्या है? दूसरा पहलू यह है कि वर्साय की संधि ही नहीं, पूरी की पूरी पेरिस पीस ट्रीटी ही गलत थी। वर्साय की संधि नहीं, पूरी की पूरी पीस ट्रीटी ही, पेरिस पीस ट्रीटी ही गलत थी। पूरी की पूरी पेरिस पीस ट्रीटी ही गलत थी। फिर दूसरा पॉइंट कि इसके अंदर संधि की शर्तों को बदला जा सकता था। संधि की शर्तों को बदला जा सकता था। संधि की शर्तों को बदला जा सकता था। और इस दिशा में कुछ प्रयास हुआ भी था। हुआ भी था। इस दिशा में कुछ प्रयास हुआ भी था। लेकिन मंदी ने परिस्थिति को बदल दिया। परिस्थिति को पलट दिया। मंदी ने परिस्थिति को पलट दिया। इसके बाद फिर मैं पैराग्राफ चेंज कर रहा हूं, यानी पेज चेंज करूंगा। मंदी ने परिस्थिति को पलट दिया। तब इसके अतिरिक्त कई और कारक दोषी थे। कई और कारक दोषी थे, जैसे कि यूएसएसआर की क्रांति से उपजा असंतोष, यूएसएसआर की क्रांति से उपजा असंतोष एवं अविश्वास, अविश्वास
इंग्लैंड एंड फ्रांस की तुष्टीकरण और अपने हित रक्षण की नीति। अपने हित रक्षण की नीति, तुष्टीकरण और अपने हित रक्षण की नीति, अपने हित रक्षण की नीति। अब हम लोग यह देखें कि इस पॉइंट को लेकर थोड़ा सा इलेबोरेशन जरूरी है कि वर्साई की संधि ही नहीं, पूरी की पूरी पेरिस पीस ट्रीटी ही गलत थी। तो यह कह देंगे आपकी इसी वजह से यूएसए अलग हो गया, जापान, इटली असंतुष्ट हो गए, और लीग ऑफ नेशंस कमजोर हो गया। एवं 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 रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस बन गया। रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस तभी बनेगा ना जबकि इटली और जापान भी असंतुष्ट होंगे, नहीं तो अकेला जर्मनी एक एक्सिस तो नहीं बना पाएगा। तो वर्साई की संधि मात्र यदि दोषी है तब तो फिर वर्साई के कारण प्रतिक्रिया जर्मनी में उपजेगी, जर्मनी की प्रतिक्रिया से द्वितीय विश्व युद्ध हो जाएगा। लेकिन यहां तो कहानी है कि बर्लिन के साथ में रोम भी है और बर्लिन के साथ में टोक्यो भी है। तो रोम और टोक्यो बर्लिन के साथ में आया, तो इसका मतलब है कि टोक्यो भी असंतुष्ट था और रोम भी असंतुष्ट था। दूसरी बात यह है कि यूएसए जो कि विजेताओं में था, जो कि 14 सूत्री फॉर्मूला दिया था, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 को शांति की ओर ले जाने का रास्ता खोजा था, वर्ल्ड वॉर 1 को रोककर यूरोप को और विश्व को शांति की ओर ले जाने का रास्ता खोजा था, वो यूएसए जिसने कि राष्ट्र संघ का विचार दिया था, वो राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं हुआ। तो ये तो पूरी की पूरी पेरिस ट्रीटी की गलती है ना, सिर्फ और सिर्फ एक वर्साई की गलती तो है नहीं। तो इसी एंगल को उभा के लाना था। इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अब हम इतने के साथ अपने आंसर को कंप्लीट कर देते हैं। यदि आप 1 मिनट में रिवाइज करना शुरू करिए तो आप सबसे पहले बता देंगे कि पेरिस पीस ट्रीटी वर्साई की संधि का प्रस्ताव क्या है। वर्साई की संधि के प्रस्ताव को बताने के बाद आप कह देंगे कि भाई इसके कारण क्या हुआ, कि जर्मनी में प्रतिक्रिया हुई
और उस प्रतिक्रिया से आगे चलकर हिटलर पैदा हुआ, और हिटलर की आक्रामक विदेश नीति के कारण द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, दूसरा विश्व युद्ध हो गया। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है आंसर राइटिंग का। इसको बताने के सिवा आपके पास में कोई विकल्प नहीं है। आप पहले ही लाइन में ये नहीं कह सकते कि नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बहुत ही गहरा है और बहुत सारे कारण हैं, ये एक अकेला कारण नहीं था। तो ये फॉर्मेट नहीं फॉलो हुआ। आपको ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स से ही अपनी बात की शुरुआत करनी है। पहला पॉइंट है प्रपोजल। लेकिन अब चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी बातें करनी है, तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के प्रपोजल के ऊपर आप बहुत डिटेल में नहीं लिख सकते हैं। टू द पॉइंट प्रपोजल के बारे में लिख देंगे आप, ताकि उस पे आपका कम से कम शब्द खर्च हो। और तब आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी बात कह देनी है कि यह चूंकि बलपूर्वक थोपी हुई शर्तें थी, तो हारे हुए जर्मनी ने व्यवस्था में एक्सेप्ट किया, लेकिन इसके खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। परिस्थितियां बदलती हैं, प्रतिक्रिया पैदा होती है, और हिटलर जैसा नेता उभर के आता है। और हिटलर ने जो आक्रामक विदेश नीति अख्तियार किया है, उस आक्रामक विदेश नीति के कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इस लाइन ऑफ थॉट को आप एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर देंगे, और तब कहेंगे किंतु सिक्के का दूसरा पहलू भी है। यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि कभी कभी ना पूरा हिस्ट्री पढ़ लोगे, यू विल कम टू नो कि यू डोंट नीड टू नो अ लॉट, यू नीड टू नो वेरी few things, but still you can be perfect, you can be sufficient, you can be sufficient even if you know the basics। में यूज करना है, उसको ठीक से संजोना है, परोसना है, तो ठीक से संजोना और परोसना सीख लो तो काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो अब देखो कि आपका तो सिक्के का दूसरा पहलू है, तो पहलू में क्या बात निकल के आती है। तो सबसे पहली बात यह है कि वर्साई की संधि गलत है। तो क्या सिर्फ वर्साई की संधि गलत है? नहीं, वर्साई की संधि के साथ पूरी पेरिस ट्रीटी गलत है, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध सिर्फ सिर्फ जर्मनी के द्वारा नहीं हो रहा है, पूरी की पूरी पेरिस पीस ट्रीटी गलत है, इसलिए 14 सूत्रीय फॉर्मूला और राष्ट्रसंघ का सुझाव देने वाला अमेरिका राष्ट्रसंघ से बाहर हो गया। विजेताओं में से जीत का लाभ लेने की कोशिश करता हुआ जापान और इटली नाराज हो गया, जो आगे चलकर पराजित जर्मनी के साथ मिलकर गठजोड़ बना लिया। कि जो वर्साई की संधि को दोस्तपूर्ण बनाने में शामिल थे इटली और जापान, वो आगे चलकर वर्साई की संधि के खिलाफ रिएक्शन के कारण पैदा होने वाले हिटलर के साथ में मोर्चाबंदी करते हैं। आप समझ सकते हैं ना, हिटलर ने किसके साथ में रोम बर्लिन टोक्यो दूरी बनाया? तो जिसके साथ मिलकर दूरी बनाया है, उसमें दो वो फोर्सेस हैं जो कि वर्साई की संधि को कठोर बनाने और जर्मनी के विरुद्ध कठोर बनाने में योगदान कर रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि वो दोनों हिटलर के साथ क्यों आ गए? तो इसलिए आ गए क्योंकि उन दोनों को लगा कि जर्मनी को हमने हराया, लेकिन हमको जर्मनी को हराने का उतना लाभ नहीं मिला, लाभ ज्यादा ले लिया इंग्लैंड और फ्रांस ने। इस पहलू को समझना जरूरी है। ये बता देने के बाद तब कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि कोई संधि यदि कर ली गई है तो संधि की शर्तों को फिर संशोधित नहीं किया जा सकता। इफ समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड इट कैन बी अमेंडेड ऑल्सो। बात यह नहीं है कि एक गलत संधि हो गई और युद्ध हो गया। असल कहानी यह है कि पूरा युगबोध ही एक भंग के नशे में धुत था, और वह जो भंग है जिसके नशे में पूरा युग ही धुत है, वह है उग्र राष्ट्रवाद का। जिस भंग के नशे में पूरा का पूरा राष्ट्र ही धुत है, और एक आदमी का नाम था पीके धुत, एक फिल्म हम देखे थे, उसमें
दो आदमी में झगड़ा चल रहा था। एक आदमी बोला मैं पी के धुत हूं, दूसरा बोला नहीं मैं पी के धुत हूं। तो एक बेसिकली पी के धुत था, एक आदमी का नाम पी के धुत था। तो यहाँ पर कहानी है कि पूरा का पूरा जो उस समय का युगबोध है, संधि के अंदर शामिल होने वाले देशों का, वह उग्र राष्ट्रवाद के नशे में धुत था। आजकल आपके देश में भी वो नशा चल रहा है। अभी आप लोगों में से कई लोग खुद भी उस नशे में रहते हैं, और भगवान करे कि आपके देश में वो ट्रेजेडी ना आए। हालांकि ट्रेजेडी आती जरूर है, जितनी दवाई उतनी समस्या, नशा जितना करेंगे समस्या उतनी होगी। बस अभी हिंदुस्तान में वो नशा थोड़ा नियंत्रित ही है, ज्यादा नहीं है। लेकिन आईना देखते ही आदमी ऐसे कूदने लगता है जैसे कि सांड ने लाल कपड़ा देख लिया, आईना देखते ही। क्योंकि उनको पता है कि जब हम आईने के सामने में जाएंगे तो मेरा वो स्वरूप दिख जाएगा, वो आईना नहीं चाहते। तो ये समस्या है कि हम अपने नंगई को, अपने गुंडागर्दी को, अपनी धूर्तता को, अपनी मूर्खता को, अपने स्वार्थ को राष्ट्रवाद का नाम दे देते हैं। और दूसरी ओर जनता है जो कि राष्ट्र के नाम पर वैसे रिएक्ट करती है जिस तरीके से लगता है कि वो राष्ट्र के लिए कुछ भी कर सकती है। राष्ट्र के लिए कुछ भी कर सकती है के नाम पर जनता क्या करती है? क्या जनता अपने बगीचे की सफाई करती है, सड़कों की सफाई करती है? क्या जनता स्कूल में पढ़ाई चौपट हो गई है, स्कूलों की पढ़ाई को ठीक कराने की कोशिश करती है? पुराने जमाने में, मैं अपने गांव की कहानी बताता हूं आपको कि 1960-70 के दौर में हमारे गांव में एक रेफरल हॉस्पिटल खुला था। रेफरल हॉस्पिटल खुला था। अभी के डेट में वो रेफरल हॉस्पिटल धीरे 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 बर्बाद हो गया। उसको ठीक कराने की कोशिश की गई तो लोगों को लगा कि तो इसमें पता नहीं किस प्रकार का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, कोई मतलब नहीं है इससे, लेकिन राष्ट्रवाद चाहिए। स्कूल की पढ़ाई, मैं गांव के स्कूल का पढ़ा आदमी हूं, मुझे मालूम है कि हम जब छोटे थे तो हमारे गांव के स्कूल की पढ़ाई बहुत ही उम्दा स्तर की थी। आज के डेट में उस स्कूल में सिवाय खिचड़ी बंटने का और कुछ नहीं होता। जिस गांव में हूं उस गांव में हॉस्पिटल था, और हॉस्पिटल में डॉक्टर नियमित तरीके से आते थे, और मतलब इतना शानदार बाग बगीचा था। हम लोग के घर वाले तो जमीन ही दान किए थे जहां वो हॉस्पिटल बना था। आज के डेट में देख रहा हूँ जंगल है, वहां जाके बीमार आदमी, ठीक क्या होगा, ठीक आदमी बीमार हो जाएगा, ये स्थिति है। और उसके बाद फिर यहाँ पर राष्ट्रवाद का नामो निशान नहीं है। पोखर वगैरह बहुत शानदार था, लेकिन धीरे धीरे उसका क्या हो रहा है कोई पता नहीं। लेकिन वहां पर राष्ट्रवाद नहीं दिखता है। सड़कें बनती हैं, गांव के प्रधान से लेकर विधायक से लेकर सांसद तक हर कोई लूट मचाए हुए है। उसकी लूट के खिलाफ आवाज उठना राष्ट्रवाद नहीं है। उसके लूट के खिलाफ आवाज उठाना राष्ट्रवाद नहीं है। गांव में थाना चौकी का पुलिस से लेकर दरोगा तक पैसा लेके दारू का धंधा करवा रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठाना राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद क्या है? चीन के खिलाफ एक बयान देना जिसमें मेरा क्या जाता है, जिससे कुछ होता भी नहीं। यहां हमारे देश में ऐसा है कि हम
दिन भर चीन विरोधी वक्तव्य देते रहते, दिन भर पाकिस्तान विरोधी वक्तव्य देते रहते, आतंकवाद खत्म हो गया क्या? ये तो वही कहानी है कि मतलब जैसे कि हम शराब दे देंगे तो पाकिस्तान नष्ट हो जाएगा, हम हाय दे देंगे तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा राष्ट्रवाद एक एक फैशन है जिसमें हम सोशल मीडिया पर आकर अपना फ्रस्ट्रेशन उतारते हैं। हम एक फ्रस्ट्रेटेड नेशनलिस्ट या हम एक शौकिया नेशनलिस्ट। यदि हमको कह दिया जाए कि तुम जाके लड़ो सीमा पर, तो हो सकता है तब भी वहां से भाग आएंगे। सीमा पर लड़ने वाले लोग जो लड़ के मर रहे हैं वो इतने मुखर किस्म के राष्ट्रवादी नहीं है, वो बहुत व्यवहारिक आदमी है। उनको पता है कि हमारा एक फर्ज है और फर्ज के लिए वो शहीद भी हो रहे हैं। लेकिन हम जो फेसबुक पर ऑनलाइन होकर अपनी सेना का सपोर्ट करते रहते हैं वो बेसिकली फेसबुक या कंट्रीब्यूशन है। नहीं नहीं, बाकी जनता रोटी कपड़ा मकान के पीछे भाग रही होती तो फिर राष्ट्रवाद कहां से आता? ऐसे ही कुछ भी बोल दीजिएगा, ये बात थोड़ी ना हो जाती। जनता राष्ट्रवादी हो गई है भाई, जनता राष्ट्रवादी हो गई है। बस ये है क्या कि राष्ट्रवाद का मतलब है चीन को गाली देना, पाकिस्तान को गाली देना, और चीन को ठिकाने लगा देंगे और पाकिस्तान को होश मिला देंगे। बस इतना ही राष्ट्रवाद है। बाकी तुम हमारे घर के पीछे बनते हुए सड़क के अंदर क्या मिट्टी डाल रहे हो कि गिट्टी डाल रहे हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारे गांव के स्कूल में जिसमें कि हमारी पीढ़ियां पढ़ रही थी, जिसमें कि हमारी आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी, उसमें पढ़ाई हो रही है कि नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। हमें इससे कतई मतलब नहीं कि हमारे गांव के साफ सफाई का क्या हाल है, हमारे गांव में शराब पीने वाले लोगों ने किस प्रकार से लोगों की जिंदगी तबाह कर रखा है, कोई मतलब नहीं। हमें इससे मतलब नहीं, ये राष्ट्रवाद नहीं। राष्ट्रवाद का मतलब पाकिस्तान में गाली देना, राष्ट्रवाद का मतलब होता है चीन को गाली देना। क्योंकि मेरा क्या जाता है, हम पाकिस्तान में गाली देंगे तो हमारे साथ साथ तुम भी दोगे। अच्छा है, तुमको लगेगा कि चलो हमको खेत जाना है अपना गेहूं काटने के लिए, तुम गाली मत देना, हम गाली देते रहेंगे। तब इसलिए हमारा नेशनलिज्म फैशनेबल है, हमारा नेशनलिज्म फ्रस्ट्रेशन मात्र यह व्यक्ति है। तो इस एंगल से मैं ये कह रहा हूं कि जब आप देखो कि संधि की शर्तों को बदला जा सकता था, ऐसा नहीं है कि एक गलत संधि हो गई है तो संधि की शर्तों को बदला नहीं जा सकता है, लेकिन बदला क्यों नहीं जा सका और क्या बदला गया था, इन दोनों एंगल को देखिए। तो आप ये देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद संधि की शर्तों में बदलाव की भी कुछ कोशिश हुई थी। संधि की शर्तों में बदलाव की जो कोशिश हुई थी, पहले उसको देखिए आप, तो आपको ये पता चलेगा कि एक है डावोस योजना, एक है लोकार्नो की योजना, और एक है यंग योजना। डावोस, लोकार्नो और यंग योजना। तो डावोस, लोकार्नो और यंग योजना के तहत ध्यान देके देखिए तो क्या कहानी नजर आएगी। डावोस योजना, लोकार्नो योजना और यंग योजना। देखिए टॉपिक पर आइए, बढ़िया रहेगा। डावोस योजना, लोकार्नो योजना, यंग योजना। डावोस, लोकार्नो, यंग योजना। यहां पर आपको क्या बात समझ में आने को है कि यहां लगेगा कि जैसे कि वर्साई की संधि की खटास को मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो डावोस में क्या हो रहा है, तो डावोस में यह हो रहा है कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर बताता हूं, एक छोटा सा उदाहरण देकर बताता हूं, आपको पता चलेगा कैसे हमारे यहाँ लोग राष्ट्रवाद के नाम पर भांडगिरी करते रहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देकर बताता हूं कि मेरा एक समझिए छोटा भाई
बेगूसराय शहर में मेरा पालन पोषण हुआ है, तो उसमें अभी करीब मतलब 15 दिन पहले वो शहीद हो गया कश्मीर में। तो उसके घर पर सब नेता लोग चले गए। उनमें से एक नेताजी वहां जाके कश्मीर के अंदर मतलब किस प्रकार से हिंदुओं के साथ में अत्याचार किया जा रहा है, हिंदुओं के साथ में अन्याय किया जा रहा है, इस तरह की बातें खूब करने लगे। और मतलब और एक आतंकवादियों से लड़ते हुए हमारा बेटा शहीद हो गया, इस तरह की बातें खूब करने लगे। लड़के के पिता ने बड़े संजीदा तरीके से कहा कि नेताजी काहे झूठ बोल रहे हैं, और जो करना है तो करिए ना, हमारे बेटा के नाम पर काहे राजनीति कर रहे हैं। तो उनको लड़के के पिता से ही शिकायत हो गई, जिसको वो शहीद कहते हुए अभी गला फाड़ रहे थे, उसके बाप से शिकायत हो गई। अब वहां पर उनकी मजबूरी है कि उसके बाप को वो इंटरनेशनल नहीं कर सकते थे। सच्चाई की कहानी यह है कि वो बच्चा गया हुआ था सीमा रेखा के ऊपर निगरानी करने के लिए। वहां पर माइंस लगाया जाता है, अपने माइंस लगाए जाते हैं, ये नहीं कि दुश्मन का माइंस था, अपना ही माइंस लगाया गया था। और इसमें कभी कभी टैक्टिकल मिस्टेक हो जाता है, और अपने ही माइंस के ऊपर पांव पड़ गया और ब्लास्ट हो गया, उसमें उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हुई निगरानी करते हुए, सिपाही की मृत्यु हुई, बच्चा शहीद हुआ, श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन जिस तरीके से हर अवसर की खोज की जाती है, तो लगता है कि इंसान पूरा का पूरा गिद्ध हो गया, पूरा का पूरा गिद्ध हो गया। मतलब कहीं वहां पर आतंकवादी से लड़ते हुए मरने की कहानी नहीं है, लेकिन यदि कोई दूसरा आदमी कह देता ना, नहीं भाई आतंकवादी से लड़ते हुए शहीद नहीं हुआ है, तब तो वो मतलब उसके ऊपर रेल चढ़ा देते, अपनी जुबान की रेल। लेकिन बात यह है कि लड़के के पिता ही ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे के बारे में लोग झूठ की बातें बोले। मेरा बेटा शहीद हुआ है और देश की रक्षा करने में शहीद हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी आतंकवादी के द्वारा गोली मार के शहीद हुआ है। बस, और ये सच है भाई, वो कश्मीर सैर करने के लिए थोड़े गया था, देश की रक्षा की जिम्मेदारी निभा रहा था, और इसमें खतरे का काम है, और एक दुर्घटना हो गई और शहादत हो गई। एकदम देखिएगा तो 22-23 साल का लड़का। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप डावोस के प्लान को देखेंगे, तो डावोस का प्लान कहता है कि अमेरिका सपोर्ट करेगा जर्मनी को। किस काम के लिए? तो जर्मनी को सपोर्ट देगा अमेरिका, जिसके रास्ते वह अपनी आर्थिक समस्या का समाधान खोजेगा। जर्मनी को अमेरिका ने ऋण दिया, और जब जर्मनी को अमेरिका से ऋण मिला, तो अमेरिका के पैसे के बदौलत जर्मनी आर्थिक संकट का समाधान खोज लिया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में जर्मनी एक अविस्मरणीय आर्थिक संकट का शिकार था, और उस अविस्मरणीय आर्थिक संकट के कारण क्या कहानी है कि उस अविस्मरणीय आर्थिक संकट के कारण क्या कहानी है कि कहानी यह है कि उसका उद्योग बर्बाद हो गया था, उसका व्यापार तबाह हो गया था, उसका करेंसी फेल हो गया था। और जब किसी कंट्री में इतनी ज्यादा समस्याएं हो, तो स्वाभाविक रूप से सामाजिक संकट होगा। मजदूरों का विद्रोह खड़ा हो गया था, कम्युनिस्ट लोगों की क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, समाजवादियों की गतिविधियां चल रही थी, जो युद्ध के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले राजतंत्रवादी थे, उनकी
राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी, कुछ राइटिस्ट लोगों की राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी, और सरकार में बैठे हुए थे रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक लोग, उनकी राजनीति को जनाधार ही बहुत कम था। तो पूरी की पूरी राजनीति अस्थिर थी। तो जर्मनी वॉज फेसिंग एन एक्यूट पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। जर्मनी वॉज फेसिंग एक्यूट सेंस ऑफ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, असाधारण राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा था जर्मनी। उस असाधारण राजनीतिक अस्थिरता का सामना करने वाले जर्मनी के अंदर जैसे ही अमेरिका के रास्ते आर्थिक सहयोग आया, वैसे ही हम ये देख रहे हैं कि उस आर्थिक सहयोग के कारण वहां पर उद्योग की स्थापना फिर से होने लगी, व्यापार में फिर से उन्नति आने लगी, रोजगार फिर से सृजन हो गया, मॉनेटरी इकोनॉमी भी ठीक कर लिया गया, और जर्मनी में आर्थिक स्थिरता आते ही सामाजिक तनाव में कमी आई, और सामाजिक तनाव में कमी आई तो जर्मनी के अंदर राजनीतिक स्थिरता भी आ गई। और देखने लायक बात यह है कि उस राजनीतिक स्थिरता के कारण क्या कहानी हुई कि राजनीतिक स्थिरता का परिणाम कुछ इस तरीके से निकला, राजनीतिक स्थिरता का परिणाम कुछ इस तरीके से निकला कि वो जो राजनीतिक स्थिरता थी ना, वो इस बात का परिणाम है कि जर्मनी में वर्साई की संधि के विरोध की भावना के बावजूद प्रतिक्रिया इतनी प्रबल नहीं थी कि हम हर हाल में विश्व युद्ध ही करेंगे। 1924 ईस्वी में जर्मनी में चुनाव हुआ, 1924 में जर्मनी में चुनाव हुआ, और वहां पर एक स्थिर सरकार बनी। एक स्थिर सरकार माने एक ऐसी सरकार बनी जिसको बहुमत प्राप्त हुआ पहली दफा। उस सरकार के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, वाइमर रिपब्लिक। वाइमर एक जर्मन शहर का नाम है जहां जर्मनी में गणतंत्र की सत्ता स्थापित हुई थी। वर्ल्ड वॉर 1 जब चल रहा था और समापन पर पहुंचा और जर्मनी की हार हुई, तो वहां राजा जर्मनी छोड़कर भाग गया, और वहां उसके विकल्प के रूप में एक गणतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। राजधानी तो बर्लिन हुआ करता था, लेकिन बर्लिन में चूंकि राजनीतिक अस्थिरता और राजनीतिक प्रतिक्रियावादी चीजें ज्यादा मजबूत थी, तो इस वजह से बर्लिन के बजाय वाइमर में एक वैकल्पिक सरकार का गठन हुआ। इस वैकल्पिक गणतंत्रात्मक सरकार का गठन चूंकि वाइमर में हुआ था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया वाइमर गणतंत्र। वाइमर गणतंत्र मतलब ये मत समझिएगा कि मतलब जैसे ना था कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो वाइमर का भी कुछ ऐसा ही मीनिंग होता होगा, या प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी तो ऐसा ही कुछ मीनिंग होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। गणतंत्र का मतलब समझते होंगे, और वाइमर नाम के जगह पर इसका अस्तित्व हुआ था या जन्म हुआ था, इसलिए इसको वाइमर गणतंत्र कहते हैं। तो अब देखो कि वाइमर गणतंत्र के बाद 1919 से 1924 के बीच लगातार राजनीतिक अस्थिरता बनी रही, क्योंकि कभी किसी सरकार के पास में बहुमत नहीं था। और उस राजनीतिक अस्थिरता का अंत हम देख रहे हैं जाकर कुछ हद तक 1924 में हुआ, जबकि एक सरकार का गठन हुआ जिस सरकार के पास में बहुमत था। और ये तब हुआ जबकि डावोस परियोजना लागू हुई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ क्या कि वर्साई में संधि हुई, संधि गलत हुई, लेकिन गलत संधि को कल को हम अच्छा काम करके ठीक भी कर सकते हैं।
उसके बाद फिर देखोगे कि 1925 में लोकार्नो नाम के एक जगह पर समझौता का आयोजन किया गया। लोकार्नो में क्या हुआ? लोकार्नो एक जगह का नाम है, वहां पर इटली, फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड, जर्मनी जैसे देश पार्टिसिपेट किए। जैसे देश पहली बार आई थिंक बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट पहली बार यही आया था। नहीं नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ कहाँ है? तो इटली, फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड, जर्मनी, इन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर इकट्ठा हुए और इसमें क्या डिसीजन हुआ? डिसीजन ये हुआ कि फ्रांस और जर्मनी ये दोनों आर्क राइवल्स थे, मूल दुश्मन थे। इन्होंने ये तय किया कि हम दुश्मन देश नहीं है, दुश्मन देश नहीं। दोनों ने आपस में आर्थिक एवं कूटनीतिक संबंध, आर्थिक और कूटनीतिक संबंध की शुरुआत भी किया। दोनों ने आर्थिक और कूटनीतिक संबंध की शुरुआत भी किया। फिर हम क्या देखते हैं कि जर्मनी ने यह कहा कि हम अपनी सीमा में संशोधन करेंगे, लेकिन संधि के रास्ते, समझौते के रास्ते। युद्ध के रास्ते नहीं। युद्ध के रास्ते नहीं। तो हम ये देख रहे हैं कि यदि आप इसके अंदर के एलिमेंट को समझो तो ये बात इसमें स्पष्ट है कि वर्साई की संधि के बाद जरूरी नहीं है कि युद्ध हो ही जाता। जर्मनी ये कह रहा है कि हम संधि करके समझौते के रास्ते से अपनी सीमा में परिवर्तन के लिए तैयार है। माने जो सीमाएं तय की गई हैं उससे तो जर्मनी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जर्मनी को इस बात की शिकायत है कि जर्मनी को इस बात की शिकायत है कि हमारा जो साम्राज्य था वो तो ले लिया गया, जर्मनी का जो भी साम्राज्य था वो आपने ले लिया, जापान साम्राज्य का विस्तार किया, इटली का विस्तार हुआ, इंग्लैंड फ्रांस का तो बहुत ज्यादा विस्तार हुआ, हमारा ले लिया गया। ये तो बराबरी की बात नहीं ना हुई। उसके अलावा फिर उसको इसकी शिकायत ज्यादा है कि हमारा जो यूरोप के अंदर का जर्मन प्रदेश था वो भी छीन लिया गया। जर्मनी का एक हिस्सा है सुडेटनलैंड,
सुडेटन, माफ करिए, सुडेटनलैंड, सुडेटनलैंड का इलाका लेकर दे दिया गया किसको? चेकोस्लोवाकिया को। चेकोस्लोवाकिया को सुडेटनलैंड का इलाका लेकर दे दिया गया चेकोस्लोवाकिया को। उसके बाद और क्या है? तो और दूसरा मुद्दा यह है कि पोलैंड को गलियारा दिया गया था। पोलैंड को गलियारा दिया गया का मतलब है कि पोलैंड को समुद्र तक पहुंच चाहिए थी, और समुद्र तक पहुंचने के लिए उसके पास में अपना कोई रास्ता नहीं था, तो जर्मनी के रास्ते एक पैसेज तैयार किया गया, जिस पैसेज के ऊपर अब जर्मनी का नियंत्रण नहीं है, बल्कि उस रास्ते से पोलैंड जाएगा समुद्र तक। तो इसको पोलिस गलियारा कहते हैं, डेंजिंग का इलाका। जर्मनी के बीच से पोलैंड को गलियारा देना, मतलब कहानी ये समझो कि आज के डेट में कि किसी युद्ध में चीन हार जाए और हारे हुए चीन के बीचों बीच कोई कह दे कि भूटान को एक रास्ता देंगे। तो जिस दिन इटली, माफ करिए सॉरी, चीन अपनी शक्ति में लौटेगा, उस दिन तो वह भूटान को चबा ही जाएगा ना। वही कहानी यहां पर है कि चेकोस्लोवाकिया को सुडेटनलैंड दे दिया गया, पोलैंड को एक गलियारा दे दिया गया, और फ्रांस ने जर्मनी का सार का इलाका ले लिया। सार का क्षेत्र माने वो इलाका जो कोयले की दृष्टि से बहुत ज्यादा उर्वर था, मतलब मिनरल रिच प्रोविंस था, और उस मिनरल रिच प्रोविंस के कारण जर्मनी इंडस्ट्रियली लीड करता था। वो इलाका सार का इलाका कहलाता है, और वो ले लिया फ्रांस ने। although that was not taken permanently, लेकिन 15 वर्षों के लिए ले लिया गया। तो ये मामला और ज्यादा कष्टकारी है। यूरोप के बाहर का साम्राज्य लिया गया, तो इसका मतलब है कि आपका कब्जा किया हुआ क्षेत्र था वो किसी ने ले लिया। ये तो आपके घर में किसी दूसरे को कब्जा दे देने वाली बात हो गई। और इन सभी इलाकों में जर्मन जाति के लोग रहते हैं, तो जर्मन जाति के इलाके को जर्मनी से छीन के किसी और को दे देना, इसका मतलब कि आपने जर्मनी के साथ में बहुत गहरा आघात लगा दिया। जैसे अल्सास एंड लॉरेन का इलाका भी लिया गया, तो अल्सास एंड लॉरेन का लेना कोई गलत बात नहीं है। अल्सास एंड लॉरेन तो जर्मनी ने भी गलत तरीके से ही कब्जा किया था। तो अल्सास एंड लॉरेन यदि फ्रांस ने ले लिया तो दैट वाज नॉट रॉन्ग, तो उसमें इतनी प्रतिक्रिया भी नहीं होगी, लेकिन यहां पर प्रतिक्रिया हो सकती है। फिर मैंने आपको यह बताया कि जर्मनी को कहा दिया गया कि भाई तुम 1 लाख से ज्यादा सैनिक नहीं रखोगे, खतरनाक हथियार नहीं रखोगे, राइनलैंड में तुम अपनी सेना नहीं रखोगे, और जर्मनी को युद्ध का दोषी बताकर उससे पैसे की वसूली की गई। वर्ल्ड वॉर 1 के कारण के ऊपर यह भी चर्चा होती है कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए जर्मनी कितना दोषी था। तो जर्मनी ज्यादा दोषी है, ये बात किसने कहा, और हिस्टोरियंस के बीच में ये बात कहां से आई? तो हिस्टोरियन के बीच में ये बात यहां से आ गई क्योंकि वर्साई की संधि में जो संधि पत्र तैयार हुआ है उसके सेक्शन 261 के मुताबिक यह बात तय की गई थी कि जर्मनी वॉज बिहाइंड द वॉर, जर्मनी ही इस युद्ध का दोषी था। ऐसा इसलिए, ऐसा नहीं कि उन्होंने इतिहास की किताब लिखने के लिए और रिसर्च करने के आधा पैसा कहा था, उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उनको पता है कि जर्मनी से युद्ध के हार जाना की राशि चाहिए, तो हमें जर्मनी को युद्ध का दोषी बताना पड़ेगा। दैट वाज अ डिप्लोमेटिक कंपल्सन टू एब्स्ट्रैक्ट लॉट ऑफ मनी फ्रॉम जर्मनी, ठीक है। और जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से बाहर रखा गया, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, तो समझ ही रहे हैं आप। अब अगला मामला क्या है हमारा? तो अगला मामला यह है कि
हम आपको ये बता रहे थे कि इतना अपमानजनक जो संधि का प्रस्ताव रखा गया है, इसके बावजूद जर्मनी क्या कह रहा है लोकार्नो में? वो ये कह रहा है कि हम सीमाओं में परिवर्तन चाहते हैं। पर्टिकुलरली उसका जो ख्याल है वो ये कि जर्मन राइख राइख का मतलब है कि जर्मन जाति के लोगों को एक संसद के अधीन लाना, एक राज्य के अधीन लाना। जर्मन जाति के लोगों को एक संसद, एक राज्य के अधीन लाना, यह है जर्मन राइख का मामला। तो वो चाह रहा है कि जर्मन राइख को हम फिर से यूनाइट करेंगे। इसका मतलब है कि जर्मन जाति के लोग का जो इलाका है, वो जो छीना गया है, हम उसको फिर से अपने अधिकार में लेना चाहते हैं। और लेकिन ये बात है कि वो कह रहा है कि ऐसा करेंगे हम तो युद्ध के माध्यम से नहीं करेंगे, ऐसा हम समझौते के माध्यम से करेंगे। तो जर्मनी ने क्या संकेत दिया है? जर्मनी ने यह संकेत दिया है कि स्टिल यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, और स्टिल वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग द पीस बैक। हम शांति को वापस लाने या शांति को सुरक्षित करने के लिए अभी भी मौके से बिल्कुल वंचित नहीं है। मौका है अभी भी शांति के लिए। ये नहीं है कि तुमने वर्साई में गलत कर दिया तो अब तो हम बदला लेके रहेंगे। तो मैकेंडर बोल, जर्मनी ने यह कहा कि हम अपनी सीमा में संशोधन करेंगे, लेकिन संधि या समझौते के माध्यम से करेंगे, युद्ध के माध्यम से नहीं करेंगे। कब कहा? 1925 में लोकार्नो में। यहां तक कि मैंने कहा कि देखो, तो वो फ्रांस के साथ में आर्थिक और कूटनीतिक संबंध की शुरुआत भी कर रहा है, और इसी के बाद फिर देखोगे कि जर्मनी को लीग ऑफ नेशंस में शामिल भी कर लिया गया। जर्मनी को लीग ऑफ नेशंस में शामिल भी कर लिया गया। जर्मनी को लीग ऑफ नेशंस में शामिल भी कर लिया गया, यानी कि माहौल में कुछ तो परिवर्तन हो रहा था। आप इसको यदि वर्साई के सामने रख दो तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं कुछ तो परिवर्तन है। फिर एक पॉइंट इसमें और गौर करने लायक है कि इटली ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए क्या कहा? उसने कहा कि फ्रांस और जर्मनी जब कह रहे हैं कि हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, तो हम चाहते हैं कि इस इलाके में शांति रहे। यदि इसमें कोई भी देश किसी दूसरे देश पर हमला करे तो हम हमला करने वाले के विरुद्ध जिस पर हमला हुआ है उसके साथ में युद्ध करेंगे। यानी कि इटली एक प्रकार के गारंटर के तौर पे खड़ा हो रहा है कि यदि फ्रांस और जर्मनी के बीच में युद्ध हो भी गया तो जर्मनी हमला करेगा तो हम फ्रांस के साथ खड़े होंगे, फ्रांस हमला करेगा तो हम जर्मनी के साथ खड़े होंगे। इन्हें हम न्याय के संस्थापक की भूमिका में रहेंगे, इस क्षेत्र में शांति का गारंटर बनेंगे। ये बात इटली कह रहा है। मोटे तौर पर लोकार्नो के बारे में आपको 3 बातें बतानी है। एक यह कि लोकार्नो के प्रपोजल्स क्या क्या हैं। पॉइंट नंबर 1 कि फ्रांस और जर्मनी ने कहा दिया कि हम दुश्मन नहीं हैं। पॉइंट नंबर 2 कि इसके रास्ते दोनों के बीच कूटनीतिक और आर्थिक संबंध की शुरुआत हुई। पॉइंट नंबर 3 कि जर्मनी ने कहा कि हम सीमाओं से संतुष्ट नहीं है, लेकिन युद्ध के माध्यम से नहीं, समझौते के माध्यम से इसका समाधान खोजेंगे। पॉइंट नंबर 4 कि जर्मनी ने फ्रांस को और फ्रांस ने जर्मनी को जब तनाव से मुक्त किया तो कहा कि हम शांति की स्थिति में रहेंगे। तो उसमें यह बात कही गई कि इटली ने गारंटर की भूमिका निभा दी, और फिर अगले साल इसी की पृष्ठभूमि में जर्मनी को यूएनओ का मेंबर, लीग ऑफ नेशंस का मेंबर भी बना दिया गया।
दूसरा मुद्दा जो है वो ये है कि यहां यह स्पष्ट संकेत दिखता है कि वर्षाई की तुलना में इसका मूड बिल्कुल ही डिफरेंट है। वर्षाई की तुलना में इसका मूड बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहां इस बात की संभावना हमें दिखाई देती है कि इवन इफ वर्षाइल हैज डन एनीथिंग रॉन्ग, देन टू द वॉर इज नॉट इनएविटेबल। यहां तक कि यदि वर्षाई में कुछ गलत हो गया है तो युद्ध अवश्यंभावी नहीं है। तीसरा पहलू क्या दिखाई देता है? तीसरा पहलू यह दिखाई देता है कि इसमें सुधार की दिशा में उठाया गया कदम बहुत छोटा कदम है। सुधार की दिशा में कदम उठाया गया जरूर है, लेकिन कदम बहुत ही मामूली है। यह समस्या के समाधान की संभावना का संकेतक है, यह समस्या का समाधान नहीं। The Locarno was the indicator of the potential of the resolution of the problem, but it was not the solution of the problem. लोकार्नो में जो बातें हुई है उससे क्या पता चलता है कि समस्या का समाधान हो सकता है, इसका संकेत मिलता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं मिलता। ठीक है, फिर आपको यह पता चलेगा कि अगले कदम पे क्या हुआ। यंग योजना आई जिसके तहत यह बात कही गई कि 6600 मिलियन पौंड का हर्जाना देना था जर्मनी को, जिसे 2000 मिलियन पौंड कर दिया गया इसी यंग कमीशन की अनुशंसा के आधार पर। तो यह क्या दिखा रहा है कि जर्मनी के लिए थोड़ा सुधार हो रहा है। कुल मिलाकर हम सिर्फ और सिर्फ जो वानगी क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो हम आपके सामने छवि क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो ये कि चाहे डवास को देखो, चाहे लोकार्नो को देखो, चाहे यंग को देखो, तुम्हें यह बात समझ में आने को है कि वर्षाई की तुलना में इसकी दिशा सुधार की ओर जा रही है। और तब आपको यह दिखाई देगा कि इसके पैरेलली जर्मनी की राजनीति कैसी है। तो 1924 और 1928 4 साल के बाद में जर्मनी में दोबारा चुनाव हुआ, और दोबारा जब चुनाव हुआ तो फिर से यहां पर स्ट्रेसमैन की सरकार बन गई। तो स्ट्रेसमैन, यही स्ट्रेसमैन 1924 में चुनाव जीता था। तो जर्मनी के इतिहास में जब कभी गणतंत्र का कोई उदाहरण नहीं था, पहली दफा जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना हुई, और वह गणतंत्र युद्ध के बैकग्राउंड में स्थापित हुआ। उसके लिए कोई बहुत मजबूत लोक आधार नहीं था। इसीलिए कहा जाता है कि जर्मनी में रिपब्लिकनिज्म का जो विकल्प था वह हमेशा ही एक प्रकार का कमजोर विकल्प था, खतरे में विकल्प था। इट वॉज एन एनेमिक चाइल्ड, यह एक बीमार बच्चे की तरह था, क्योंकि जर्मनी उग्र राष्ट्रवाद वाला देश था। जर्मनी में इस बात का यकीन ज्यादा था कि युद्ध में जीत होती है, और जीत के रास्ते युद्ध के बदौलत देश की शक्ति बढ़ती है, देश महान बनता है। जर्मनी में उग्र राष्ट्रवाद की विचारधारा, दार्शनिक स्तर पर भी मौजूद थी, जिसे हीगल से लेकर वो हर्डर, फिक्टे, रोडर सबने आगे बढ़ाया था। और इसी बैकग्राउंड में जर्मनी ने एक ऐसे इतिहास का भी सृजन किया था कि जिसके तहत हम देखते हैं कि वह बिस्मार्क के नेतृत्व में 3 युद्धों के माध्यम से अपने देश को एक किया। उसके बाद में वह एक महान शक्ति भी बन गया, और वह एक
महान शक्ति भी बन गया, और फिर महान शक्ति बनने के अलावा वह महान शक्ति बनने के अलावा वह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा ताकतवर देश के तौर पर उभरता हुआ नजर आया। अब यह और बात है कि वर्ल्ड वॉर में वो हार गया। तो हार जाने के बावजूद उसको इस बात का एहसास है कि हम एक शक्तिशाली देश थे, तो उसके अंदर प्रतिक्रिया भी ज्यादा आएगी। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि फ्रॉम हीगल टू हिटलर, जर्मनी के पास में एक लिंक मौजूद था। जर्मनी के अंदर हिटलर है क्योंकि जर्मनी में हीगल था, जर्मनी में बिस्मार्क था, जर्मनी में युद्धों की कामयाबियों का किस्सा था, जर्मनी के अंदर उग्र राष्ट्रवाद बैकग्राउंड में मौजूद था। इसीलिए जब हिटलर के उद्भव की कहानी पढ़ी जाती है तो लोग कहते हैं कि हिटलर का जर्मनी में उभरना कौन से आश्चर्य की बात है। जर्मनी का इतिहास हिटलर के अनुकूल था, जर्मनी का दर्शन इतिहास हिटलर के अनुकूल था, जर्मनी की राजनीति हिटलर के अनुकूल थी। ये सब एक सच है, बिल्कुल सच है, लेकिन यह सत्य का एक अंश मात्र है, यह सत्य का एक पहलू है, यह सिक्के का एक पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू यह है कि हीगल से लेकर बिस्मार्क से लेते हुए जो भी जर्मन उग्र राष्ट्रवादी थे वो प्रथम विश्व युद्ध में आकर पराजित हुए थे। जर्मनी में उग्र राष्ट्रवाद का प्रतीक बना हुआ जर्मनी का राजा जर्मनी छोड़कर भागा था। नंबर 2, जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना हो गई थी। पूरे जर्मनी को हम एक होल के तौर पर नहीं देख सकते ना, कि एक तरफ तो जर्मनी का राजा था, दूसरी तरफ गणतंत्र की स्थापना हो गई थी। तो जर्मनी में सब लोग एक जैसे थोड़े होते हैं कि सारे के सारे जर्मन कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता थोड़े ना है कि आके एक ही जैसी भाषा बोलेंगे। जर्मनी एक देश है, जर्मनी के अंदर रहने वाले लोगों की विविधताएं हैं, और विविधताओं के तहत कोई गणतंत्रवादी है, कोई राजतंत्रवादी था। तो हम ये कह रहे हैं कि सिक्के का एक पहलू है कि हिटलर को हीगल का बैकग्राउंड मिलता है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू है कि जर्मनी में ही आपको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भी मिलेगा। जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को हमने पिछड़ते हुए देखा था, और हमने कहा था कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को एक तरीके से बेनिस्ट कर दिया गया था, एक अनाथ महिला के तौर पर। द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वॉज बेनिस्ट लाइक अ स्ट्रीट वुमन, एक अनाथ महिला के तहत उसे निकाल दिया गया था। मैंने समझिए कि गणतंत्रवादी या लोकतंत्रवादी जो विकल्प था वो जर्मनी में कमजोर पड़ गया था, लेकिन था तो मौजूद। जर्मनी में संसद तो मौजूद थी, कमजोर सही, मौजूद तो थी। और जब राजतंत्रवादी युद्ध में हारेंगे और विभीषिका होगी और देश सरेंडर करेगा दुश्मन के सामने में, तो उनकी लोकप्रियता तो जाएगी, और इस बीच में से गणतंत्र पैदा होता है। लेकिन जब गणतंत्र पैदा होता है, जब गणतंत्र पैदा होता है तो क्या किस्सा होता है? तो देखोगे कि वाइमर रिपब्लिक अस्तित्व में आया, लेकिन इसके सामने राजतंत्रवादियों का वाइमर रिपब्लिक अस्तित्व में आया, लेकिन राजतंत्रवादी रिवोल्ट कर रहे हैं। मार्क्सिस्ट लोग रिवोल्ट करने पर उतारू हैं कि वो चाहते हैं वहां कम्युनिस्ट सत्ता स्थापित कर दें। फिर देखो कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के लोग चाहते हैं कि सत्ता पे कब्जा कर ले, वो भी रिवोल्ट करते हैं। और राइटिस्ट लोग हिटलर के नेतृत्व में भी रिवोल्ट कर रहे हैं। चारों तरफ देश में रिवोल्ट ही रिवोल्ट है। और इस वाइमर रिपब्लिक के पास में इतना जनाधार नहीं है कि वह इन सबों को हैंडल कर सके। जैसे मान लीजिए आज के डेट में हमारे देश में सरकार है, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश में प्रधानमंत्री हैं। अब मान लीजिए कि इनके खिलाफ कोई विद्रोह करने लगेगा, मान लीजिए कि मिलिट्री विद्रोह करने लगे, या कोई राइट विंगर विद्रोह करने लगे, या लेफ्ट विंगर विद्रोह करने लगे, तो
इनके पास में अपना एक सोशल कैपिटल है, ये एक पॉपुलर लीडर हैं और पॉपुलर लीडर होने के नाते इनके खिलाफ यदि कोई आवाज उठाएगा तो उस आवाज का दमन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री के पास में जनाधार मौजूद है, और जनाधार मौजूद है तो देश का प्रधानमंत्री विरोधियों को सख्ती से रोक सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जर्मनी के साथ में वो कहानी नहीं थी। जर्मनी के अंदर वो समस्या थी कि वाइमर में जो गणतंत्र का अस्तित्व आया था, दैट वाज अ वीक पॉपुलर, दैट वाज अ वीक गवर्नमेंट ऑन द फ्रंट ऑफ पॉपुलैरिटी। लेकिन तब हुआ क्या, 1924 में क्या हुआ, डावोस परियोजना आई, आर्थिक स्थिरता आई, सामाजिक स्थिरता आई, राजनीतिक स्थिरता आई, और स्ट्रेसमैन की पार्टी को यानी कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट को मेजॉरिटी मिल गया। अब ये मेजॉरिटी का मिलना, इसका मतलब है कि जर्मनी में गणतंत्र का विकल्प तो फेल होना ही था कि बात अतिवादी हो गई। जर्मनी में गणतंत्र के विकल्प का फेलियर इनएविटेबल था, यह बात गलत हो गई। जब संकट अपने चरम पर था तो एक स्थिर सरकार बन गई, और 24 की सरकार 28 में फिर से बहुमत के साथ रिपीट भी हो गई। यह साधारण बात नहीं होती है। किसी भी देश में यदि डेमोक्रेसी का जनाधार कमजोर हो तो उस देश में यह संकट होता है कि सरकारें प्रायः रिपीट नहीं होती है। यहां तो सरकार रिपीट हो रही है, और जब 2 बार सरकारें रिपीट हो गई तो इसका मतलब है कि हम यह समझ लें कि हिटलर का उद्भव अवश्यंभावी नहीं था, हिटलर का उद्भव अवश्यंभावी नहीं था। इस लाइन को आपने समझ लिया कि हिटलर का उद्भव अवश्यंभावी नहीं था। इसको समझने में आपको 2 फैक्ट और देता हूं। एक फैक्ट यह कि हिटलर ने पहले विद्रोह किया था, या मैंने कहा राइट विंगर का विद्रोह, हिटलर के नेतृत्व में विद्रोह का दमन हो गया था। उसके बाद हिटलर ने 1924 में चुनाव में भागीदारी किया, उसकी पार्टी को मात्र 32 सीट मिला, लगभग 600 लोगों की संसद में, 600 लोगों की संसद थी, उसमें मात्र 32 सीट मिला, और 28 में उसकी पार्टी को मात्र 12 सीट मिला। यानी कि यह बात दिखती है कि उसकी पॉपुलैरिटी और गिरती जा रही थी। और तब हम क्या देख रहे हैं कि इतने के आधार पर बहुत ही स्पष्टता के साथ कह सकते हैं कि हिटलर का उद्भव अवश्यंभावी नहीं था। अब चल के देखो तुम कि इस क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहला पॉइंट क्या बात मैंने कहा था कि जर्मनी में प्रतिक्रिया हुई वर्साई की संधि की, जिसके परिणाम स्वरूप हिटलर पैदा हुआ, और उसकी आक्रामक विदेश नीति से दूसरा विश्व युद्ध हो गया। जब क्वेश्चन आता है कि वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीज नहीं था, तो इसका मतलब क्या है, लॉजिक दिया जाता है, हिस्टोरियन यही लॉजिक देता है कि जर्मनी में वर्साई की संधि के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, और उस प्रतिक्रिया से हिटलर पैदा हुआ, और उसी हिटलर की आक्रामक विदेश नीति से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। हम इस लाइन ऑफ थॉट को अब क्या कह रहे हैं, खारिज कर रहे हैं कि संधि की शर्तों को बदला जा सकता था। हम अभी ये कह रहे हैं कि आप गौर करके देख लो भैया कि जर्मनी में वर्साई की संधि के बाद हिटलर का उभार अनिवार्य नहीं था। थोड़ा सा एक अनुकूल माहौल बना डावोस के बाद तो रिपब्लिकन सरकार सस्टेन कर गई, और फिर लोकार्नो के बाद रिपब्लिकन सरकार रिपीट कर गई। इसका मतलब है कि हिटलर का उभार जर्मनी में अनिवार्य नहीं था। इसका मतलब है कि संधि की शर्तों को यदि बदल दिया गया होता, संधि की शर्तों में समयानुसार पर्याप्त मात्रा में सुधार कर दिया गया होता, तो वर्साई की संधि की गलतियों के बावजूद युद्ध को रोका जा सकता था। और इसी को यानी कि और इस दिशा में कुछ प्रयास हुआ भी, लेकिन मंदी ने परिस्थिति को पलट दिया। अब यह मंदी ने परिस्थिति को पलट दिया का मतलब क्या है,
तो मंदी ने परिस्थिति को पलट दिया का मतलब यह है कि 1929 से लेकर 1932 के बीच के काल में यूरोप में मंदी रही, अमेरिका में भी मंदी रही। इस आर्थिक मंदी ने जर्मनी में एक बार फिर से इकोनॉमिक क्राइसिस को जन्म दिया। और उस इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण क्या हुआ? उस इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण क्या हुआ? उस इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण यह हो रहा था कि उस इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण जर्मनी वर्साई की संधि के बाद छोटे छोटे कदम उठाए गए, लेकिन इसका आगे का विकास क्यों नहीं हुआ? हाँ हाँ, उसी पर आ रहा हूं बेटा। तो इस मंदी के कारण क्या हुआ? जर्मनी में फिर से इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, बेरोजगारी फिर से बढ़ी, महंगाई बढ़ी, फिर से सामाजिक तनाव बढ़ा, और रिपब्लिकन सरकार समाधान नहीं दे पा रही थी, नहीं दे पा रही थी। रिपब्लिकन सरकार समाधान नहीं दे पा रही थी। आप ये देखोगे कि यदि रिपब्लिकन सरकार ने समाधान दे दिया होता तब तो फिर मंदी के बावजूद हिटलर नहीं उभरता। लेकिन समस्याएं इतनी हुई, जब मंदी आती है तो ये सब समस्याएं आती ही आती हैं। ऐसा नहीं है कि पहली दफा दुनिया ने मंदी देखा था, पूंजीवादी देशों में मंदी तो आती ही रही थी। लेकिन मंदी आई अमेरिका में, तो अमेरिका में क्या हुआ? अमेरिका में भी ये सब कुछ हुआ, इंग्लैंड में भी ये सब कुछ हुआ, फ्रांस में भी ये सब कुछ हुआ, लेकिन वहां पर सरकारें बदल गई। माने एक्स पार्टी की सरकार की जगह पर वाई पार्टी की सरकार आ गई, क्योंकि उन देशों में डेमोक्रेसी पुराना हो चुका था। डेमोक्रेसी ने इसके पहले कई तरह की समस्याओं को देखा था और उनका समाधान भी निकाला था, तो जनता को डेमोक्रेसी के ऊपर भरोसा था। जर्मनी में डेमोक्रेसी अभी नया था, और नए डेमोक्रेसी के कारण जब सरकार समाधान नहीं निकाल पा रही थी, तो वहां पर हिटलर जैसा एक आदमी आया जो 25 सूत्री फॉर्मूला दिया, 25 पॉइंट्स फॉर्मूला। हिटलर के बारे में आप ये समझिए कि उसकी खासियत यह है कि वह राष्ट्रवाद, समाजवाद और नस्लवाद एवं पूंजीवाद का एक कॉकटेल था। हिटलर वॉज अ कॉकटेल ऑफ नेशनलिज्म, सोशलिज्म, रेसियलिज्म एंड कैपिटलिज्म। उसके 25 सूत्री फॉर्मूला में जो बातें कही गई थी वो क्या है? पूंजीपतियों को यह बात कही गई कि जो कम्युनिस्ट लोग तुम्हारी संपदाएं छीन रहा है, हम उन्हें ऐसा करने नहीं देंगे, हम तुम्हारी संपदा की रक्षा करेंगे। मजदूरों को यह बात कही गई कि हम तुमको रोजगार देंगे, हम तुम्हारे लिए जन कल्याण का काम करेंगे, हम तुम्हारे लिए समृद्धि लाएंगे। नेशनलिस्ट लोगों को यह बात कही गई कि हम जर्मनी के खोए हुए सम्मान की वापसी करेंगे, हम जर्मनी की सेना का विस्तार करेंगे, माने इसको नहीं मानेंगे, हम राइनलैंड में सैनिकीकरण कर देंगे, हम हर्जाना की राशि नहीं चुकाएंगे, हम शीघ्रतापूर्वक जर्मनी के तमाम खोए हुए प्रदेशों की वापसी करेंगे, और विश्व भर में जर्मनी को हम प्रभुत्वशाली देश के रूप में स्थापित करेंगे। ये बातें राष्ट्रवादियों को आकर्षित करती थी, ये बातें उन्हें भी आकर्षित करती थी जो
मिलिट्री बैकग्राउंड के लोग थे जो उग्र राष्ट्रवाद के पक्ष में खड़े होते थे। तो जर्मनी के अंदर हिटलर के उभार को लेकर एक हिस्टोरियन ने बहुत अच्छा से लाइन लिखा है। वो कहता है कि हिटलर एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास सबके लिए सब कुछ था, मतलब ही कैन ऑफर एवरीथिंग फॉर एवरीबॉडी। एवरीथिंग फॉर एवरीबॉडी कैसे हो सकता है? तो देखो कि जर्मनी में वह पूंजीपतियों के लिए भी ऑफर कर रहा है, समाजवादियों के लिए भी ऑफर कर रहा है। उसकी पार्टी का नाम ही था नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। वो सोशलिज्म की बात भी करता था और नेशनलिज्म की बात भी करता था और पूंजीपतियों के साथ में गठजोड़ भी करता था और नस्लवाद की बातें भी करता था। वो इस तरीके का एक कॉकटेल तैयार किया है कि जिसके अंदर नीयत की कमी है। उसे लागू करना है वो सब कुछ, ये जरूरी नहीं है। उसे ये सब कुछ बोलकर, सबका समर्थन लेकर अपनी राजनीति की जमीन को मजबूत करना है। और राजनीति की जमीन मजबूत हो जाएगी, सत्ता में आने के बाद फिर वह उस एजेंडा को लेकर आगे बढ़ेगा जो एजेंडा उसका है। तो हिटलर के उद्भव के बारे में सबसे अच्छा लाइन जो मुझे दिखता है वो यही कि हिटलर वॉज हैविंग एवरीथिंग टू ऑफर फॉर एवरीबॉडी। जबकि ऐसा हो नहीं सकता है। यदि आप नियत के साथ में नीति का निर्माण करते हैं तो आप पूंजीपति या समाजवादी में से दोनों ही घटकों को एक समान संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यह मालूम है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो हो नहीं पाएंगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि देश की जनता आपका समर्थन ऐसे में क्यों कर देती है? देश की जनता में आपको यह भी समझना है कि ऐसा नहीं है कि हिटलर का समर्थन देश की जनता ने जम के कर दिया था। हिटलर को देश की जनता का समर्थन क्यों मिला, इसका दो कारण आपको समझ में आ जाए तो बात पूरी हो जाएगी। एक ये कि लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव, रिपब्लिकन गवर्नमेंट सॉल्यूशन दे नहीं रही थी, तो इन्हें यह लगा कि रिपब्लिकनिज्म में या डेमोक्रेसी में सॉल्यूशन नहीं। जर्मनी में यह बात महसूस हो रही है, यही बात फ्रांस में या इटली में, सॉरी माफ करिए, फ्रांस में या इंग्लैंड में या यूएसए में नहीं है। वहां पर चूंकि डेमोक्रेसी पुराना है, तो वहां पर लोगों को अनुभव है कि ठीक है, समस्याएं हैं, समाधान निकल जाएंगे। और उनको इस बात का अनुभव है कि डेमोक्रेसी ही नहीं, दुनिया का कोई भी तंत्र हो तो समाधान नहीं निकलेगा, और डेमोक्रेसी भी समाधान निकालेगा, समय लगेगा। यह सरकार ठीक नहीं है तो उस सरकार का विकल्प चुन लेंगे। लेकिन जर्मनी में चूंकि डेमोक्रेसी का अनुभव बहुत पुराना नहीं था, तो इन्होंने सीधा सीधी कह दिया कि फिर ये रिपब्लिकन सरकार ही अच्छी नहीं है। ऊपर से स्ट्रेसमैन जो एक कामयाब लीडर था उसकी मृत्यु हो गई, तो कोई ऑल्टरनेटिव लीडर ही नहीं था कि जिसके ऊपर लोगों को यकीन हो। ऐसे में हिटलर के लिए उभरने का एक मौका था। तो जाकर जब चुनाव हुआ तो हिटलर की पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई। स्टिल हिटलर कुड नॉट मैनेज सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी भी नहीं था हिटलर की पार्टी, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गई। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब मंदी के बाद में चुनाव होता है तो चुनाव के दौरान सरकारें जो अस्तित्व में होती है मंदी के दौर में, उसकी सरकार गिर जाती है और किसी अल्टरनेटिव पार्टी की सरकार आ जाती है। ऐसा नॉर्मल होता है। तो हिटलर के उभार में भी इस बात की भूमिका को समझ सकते हैं आप। यदि मंदी ना आती तो हिटलर का तो आपने देख ही लिया था कि 32 से 12 पर उतर गया था। मंदी के बाद वह फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की ओर मुड़ गया, और उसके बाद फिर जब उसने सरकार फॉर्म कर लिया तो सरकार फॉर्मेशन के बाद वह जबरदस्ती जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर यानी कि चांसलर का पोस्ट तो उसको मिल गया था, क्योंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का नेता बन गया था। और उसके बाद में उसने राष्ट्रपति के पद पर कब्जा कर लिया। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों का पोस्ट एक आदमी में आ गया। फिर उसने पार्लियामेंट को भी पंगु कर दिया। उसने कह दिया कि अगले कुछ वर्षों तक संसद के बहुमत से विधि का निर्माण नहीं होगा। जर्मनी का शासक यानी कि प्रेसिडेंट जो चाहेगा वो करेगा, और ऐसा उसने जबरदस्ती कर लिया। सांसदों को घेर लिया अपने हथियारबंद कार्यकर्ताओं के रास्ते से, और कहा कि आज के बाद आप लोगों की भूमिका खत्म, आप साइन कर दीजिए, ये कानून बन जाएगा। कानून किस बात का बनेगा कि पार्लियामेंट के बहुमत के बिना ही शासक कोई भी निर्णय ले सकता है। डिक्टेटरशिप आ गया। इस स्थिति को ही हिटलर का उभार कहते हैं। तो हिटलर के उभार को आप समझना चाहेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाने को है
कि निश्चित तौर पर हिटलर के फेवर में जर्मनी का इतिहास भी है, जर्मनी का दर्शन भी है, लेकिन इतना ही मात्र काफी नहीं था कि जर्मनी में चूंकि हीगल था तो हिटलर आ ही जाएगा, हीगल था तो हिटलर आ सकता है। हीगल का होना, बिस्मार्क का होना, उग्रराष्ट्रवाद का होना हिटलर के आने के लिए एक अवसर उपलब्ध कराता है। दूसरा पॉइंट है कि दूसरा अवसर कहां से आ गया? वर्साई की संधि से। लेकिन हीगल से, बिस्मार्क से लेकर उग्रराष्ट्रवाद तक नंबर 1 और वर्साई नंबर 2, इन दोनों के बावजूद हिटलर का होना और अस्तित्व में आना अवश्यंभावी नहीं दिख रहा है, जिसका प्रमाण हमको 1924 में मिलता है, 1928 में मिलता है। तो फिर तीसरा फैक्टर कौन सा आ जाता है? तो मंदी। मंदी के बाद चौथा फैक्टर है खुद हिटलर, जो परिस्थितियों का इस तरीके से इस्तेमाल करने में कामयाब होता है। परिस्थितियों का इस्तेमाल करना भी तो आना चाहिए। तो हिटलर इस मामले में निपुण आदमी है कि ही कैन एक्सप्लॉइट द सिचुएशन अप टू द मैक्सिमम लेवल। और पांचवा, जब हिटलर सरकार में आ जाएगा तो वह जबरदस्ती सत्ता पे कब्जा कर लेगा और तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं को किल कर देगा और उसके बाद वो डिक्टेटर बन जाएगा। तो हिटलर के उभार में वहां का इतिहास, वहां का दर्शन, वहां की राजनीति का बैकग्राउंड नंबर 1, वर्साई नंबर 2 और मंदी नंबर 3 और हिटलर का खुद का अपना पॉलिटिकल पैटर्न, जिसके तहत पहले सत्ता में आया और सत्ता पे आके कब्जा किया सब कुछ पर। ये 4 बातों को मिला देंगे तो हिटलर का उभार समझ में आ जाएगा। और तब आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि वर्साई की संधि को हम द्वितीय विश्व युद्ध के लिए एक कारण कह सकते हैं, लेकिन वर्साई की संधि हो गई थी तो द्वितीय विश्व युद्ध का होना एकदम अवश्यंभावी था, हम ये बात नहीं कह सकते। इसे आप अब इस तरीके से देखिए कि जर्मनी में प्रतिक्रिया हुई जिससे कि हिटलर का आगमन हुआ, ये पॉइंट हुआ। उसकी आक्रामक विदेश नीति से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, किंतु सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वर्साई की संधि ही नहीं पर पूरी की पूरी पेरिस पीस ट्रीटी गलत थी, ये बात हो गई। फिर वर्साई की शर्तों को बदला भी जा सकता था, ये पॉइंट हो गया। और उसके बाद एक बात ये भी थी कि सोवियत संघ में चूंकि कम्युनिस्ट क्रांति हुई थी तो कम्युनिस्ट क्रांति के कारण भी कुछ एक आशंकाएं हुई थी। उन आशंकाओं की चर्चा हम लोग आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। आज की कहानी बस इतने ही दूर तक।